एक झील जो सदियों तक शांत रही, एक गांव जो मानचित्र पर भी गुमनाम था, एक सपना जो अब आकार ले रहा है। चकोटिया की तड़कताल झील, जिसे अब नमोताल झील के रूप में विकसित किया जा रहा है। क्या यह झील पहाड़ों का भाग्य बदल सकती है? क्या यह सिर्फ एक योजना है या उत्तराखंड के ग्रामीण विकास की असली चाबी? आज की चर्चा में हम करेंगे इन सभी सवालों पर गहराई से बात, हमारे खास मेहमान श्री कुंवर सिंह रावत जी के साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। सबसे पहले उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और एक विशेष धन्यवाद हमारे उन पुराने साथियों का जो लगातार हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और अपनी बहुमूल्य राय देते हैं। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि पहले से जुड़े हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे अधिक से अधिक वीडियो देखें और शेयर करें और इस संवाद को जन जन तक पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष चर्चा, चकोटिया की तड़कताल अब नमोताल झील। हमारे साथ मौजूद है श्री कुंवर सिंह रावत जी, जल शक्ति मंत्रालय के सेवानिवृत्त अधिकारी और ग्रामीण विकास व जल संसाधन के क्षेत्र में गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ। रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। रावत जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं, तड़कताल झील की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है? जी नमस्कार, सभी जो लोग हमें सुन रहे हैं उनका उत्तराखंड संवाद 1966 में स्वागत है। मैं इस समय राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले ही मैं गांव में था, तो गांव से अभी आया हूँ। जैसा मैं आपको पता है, नौला ग्राम पंचायत से मैं बात करता हूँ, पिछले 2 महीने के बाद आया हूँ। आज हमारा जो डिस्कशन पॉइंट है वो है तड़कताल झील। तड़कताल झील का वास्ता एक अपनी ओर आकृष्ट करती है। तो लोग कहते हैं कि हम नैनीताल तो जाते हैं, तो नैनीताल जाते तो हमने कह रही तड़कताल, नैनीताल तड़कताल। तड़कताल क्या नाम है? तड़ाग ताल एक गांव है, 6 ग्राम पंचायतें, 6 या 7 ग्राम पंचायतें वहां पे। तो मुझे एक्चुअली जाने का मौका मिला था, मैं बाद में बताऊंगा, 2024 में जाने का मौका मिला था। हमारी एक टीम भी गई थी वहां पे। तो तड़कताल चकोटिया से करीब करीब 9 या 11 किलोमीटर के आसपास है। 9 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है, नंदा देवी मंदिर है तो वहां से स्टार्ट हो जाता है। वो करीब 2 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर इसलिए कह रहा हूँ, 9 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो करीब करीब वो 11 यानी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। और मैं जहां तक मैंने पूरा देखा, मैं लास्ट वहां तक गया हूँ जहां वो एक रोड आगे सॉरी, जहां वो रोड आगे तक जा रही है, उस रोड का हमने एक कुछ खोला नाम से गांव है, वहां हमने चाय भी पिया था। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, मैंने पूरा चेक किया है। तो चकोटिया से 9 किलोमीटर की दूरी पे तड़कताल स्टार्ट हो जाता है। 3.25 किलोमीटर, 2 से 3.25 किलोमीटर के बीच की झील है ये एक झील बन सकती है। अब झील बन सकती है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका ना पौराणिक महत्व है। जो महाभारत काल में बताते हैं कि जब पांडवों का प्रवास था, उस टाइम प्रवास के दौरान 1-2 दिन कुछ रहे होंगे, तो उन्होंने उस समय भीम ने एक पंच मार करके या कुछ ऐसे करके एक झील जो बनाई, उसमें यानी जो पानी की प्यास द्रौपदी को थी, उसके बारे में एक कथा है। पूरी कथा का वर्णन वहां के लोग काफी अच्छा सुनाते हैं। तो ये जो ताल है करीब करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पे है, पर्यावरण के लिए बेहद शांत है। वैसे कहीं मैंने सुना था कि तड़ाग का संस्कृत में अर्थ शांत होता है। वैसे उत्तराखंड की सारी पर्वतीय क्षेत्र जो है उनमें शांत है, मतलब हर चीज ऋषि मुनियों की तपस्वी रही है। और यहाँ भी अब जैसे महाभारत काल पांडवों का टाइम बताया गया है, तो ऑटोमेटिकली मतलब एक माना जाए तो एक बहुत अच्छी महिमा है। लेकिन सवाल यह है, आपको ये भी बता दूं, चकोटिया में बैराट नगरी रही है जो कि कत्यूरियों की राजधानी रही है।
कतूरी वंश के हारने से चंद राजवंश उसको अल्मोड़ा ले गए थे। तो उस समय एक बहुत इसका एक अपने आप में एक गौरवशाही इतिहास रहा है। चकोटिया से लेके बैराट नगरी से लेके, बैराट नगरी कहते थे उसमें चकोटिया। तो हम जैव विविधता भी काफी भरी हुई है वहाँ की, बहुत सारी चीजें। वहाँ क्या होता है, साल भर में एक फसल उगाई जाती है। अब वो कहते हैं यार झील के अंदर फसल कैसे उगाते हो, तो ये बात भी हम बताएंगे आपको, आगे बताएंगे। तो सांस्कृतिक और भौगोलिक इसकी जो रूपरेखा है बहुत अच्छी है। अब हम इसको ने क्या हो रहा है, इसको वहाँ के लोग पवित्र मानते हैं। मानते हैं ये तो पवित्र, मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड की सारी भूमि पवित्र है, हिंदुओं की स्पेशल धाम है, सबको दर्शन करना चाहिए। आ भी रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम उसको ने एक नमोताल के रूप में, नमोताल के रूप में एक नाम नया देने की बात हो रही है। तड़ाक शब्द बहुत पुराना है, वो भी विद इन ब्रैकेट रहे, लेकिन एक नया ताल जैसे समय के अनुसार होता है। हम विकसित भारत @ 2047 के अंतर्गत जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये नमोताल के रूप में इसको एक बढ़ावा दिया जाए और इसको डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए। इसमें शायद सरकार भी कुछ कर रही है, क्योंकि इसमें टूरिज्म का महत्व काफी है। और आगे हम कुछ और भी बताएंगे चीजें आपको। तो ये मैंने आपको भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं कुछ बताई है। तड़कताल चकोटिया तहसील के पास स्थित एक प्राकृतिक झील है, जो लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का पर्यावरण बेहद शांत, हरा भरा और जैविक विविधता से भरपूर है। लोक कथाओं के अनुसार यह क्षेत्र प्राचीन काल में तपस्वियों और ऋषियों का निवास रहा है। तो स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। अब इस स्थान को नमोताल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो इसके पौराणिक और पर्यटन महत्ता को बढ़ावा देगा। रावत जी, नमोताल झील योजना का उद्देश्य क्या है और स्थानीय लोगों को इससे क्या लाभ मिलेंगे? जी प्रसन्न, बहुत बढ़िया है। देखिए, मैं जिस मंत्रालय में रहा हूँ, पुराने मंत्रालय में, वहां पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसके में ये पूछा जाता था कि आप इस प्रोजेक्ट की आधारशिला या रख रहे हैं या रूपरेखा बना रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट से कितना रोजगार मिलेगा। तो ये भी मेरा माइंड भी उसी से सेट होता है कि भाई ये जो नमोताल के रूप में तड़कताल को डेवलप किया जाएगा, तो इसमें क्या क्या फायदा वहां के स्थानीय लोगों को होगा। देखिए, फायदा स्थानीय लोगों को, देखिए पलायन, जो पलायन शब्द है, हम उसको पलायन नहीं कहेंगे, रिवर्स पलायन, यानी और लोग आएंगे या बाहर के लोग आएंगे। जैसे हम दिल्ली में आए, दिल्ली में आपको हर टाइप का, पंजाबी भी मिला, बंगाली मिलेगा, हर टाइप। वहां देखिए, अब ऐसा नहीं कह सकते कि आप उत्तराखंड एक ब्रांड हो गया है, उत्तराखंड में एक ही टाइप के लोग आए अभी। तो मेरा कहने का मतलब है, अब क्या क्या योजनाएं गवर्नमेंट की है। एक तो है इको टूरिज्म का विकास करना, इको टूरिज्म कैसे डेवलप किया जाए, कैसे वो किया जाए, एक बहुत बड़ी रूपरेखा है। हम आपको ना पॉइंट बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा है इसमें डिटेल में बताने में तो 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो पॉइंट, अब दूसरा क्या है, आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है, इसका आप क्या जानना चाहते हैं। स्थानीय लोगों को जो स्थायी आजीविका, अब उसका क्या बात है, एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए मैं एक मंदिर में गया था, तो उन्होंने कहा था जी मंदिर में रोजाना पुरोहित लोग चेंज होते हैं, जो मंदिर के पुरोहित होते हैं ना, वो चेंज होते हैं। मंडे को, सोमवार को अलग, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, सबकी आजीविका चलती है। ठीक है, जो दान दक्षिणा वगैरह जो भी होता है उनसे, उन्होंने मंदिर के मैनेजमेंट ने बताया। तो वैसे ही यहाँ पर भी अब टूरिस्ट आएगा, ऐसे नहीं सबकी दुकानें भी खुली रह सकती हैं, एक एक करके दुकानें इस टाइप से बनाई जा सकती हैं कि भाई आप जैसे भी है उस तरह से कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए। मैनेजमेंट कैसे, वहाँ के लोगों को रोजगार देने का, रोजगार आजीविका उनकी कैसे चले, आजीविका चलाने के लिए देखिए वहां पे यदि नमोताल के रूप में डेवलप, टूरिज्म तो है ही, टूरिज्म या फिशिंग है, यानी मछली का भी व्यापार किया जा सकता है। और जो आसपास और भी बहुत सारे, अब जल जीवन मिशन का बताया कि पानी वहां पे आगे दिया जा सकता है, पानी के लिए बहुत अच्छी, उसके लिए सिंचाई की योजना बन सकती है। और ये जो कृषि और पर्यटन का समन्वय, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ना, अब देखिए ड्रिंकिंग वाटर
जो जल जीवन मिशन है वो ड्रिंकिंग वाटर का है, देखिए। और दूसरा सिंचाई विभाग, सिंचाई नीचे चकोटिया में सिंचाई बहुत अच्छी होती है, तो वहां पे फर्टाइल लैंड है, काफी नीचे विकसन तक है। तो उसके बाद आपका ये जो डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी पर्यटन में जो मिनिस्ट्री है, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, और आपकी जो ड्रिंकिंग वाटर वाली है, जल शक्ति मंत्रालय है, जो उनका एक जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर नल वगैरह करके। तो इस तरह से सारी मिनिस्ट्रियों को एक साथ एक सिंगल विंडो सिस्टम में लाया जाए तो वो बहुत बढ़िया हो सकता है, और उससे क्या है, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया सकता है। अब मैं रोजगार के बारे में क्या कहता कि आप रोजाना सभी दुकानें ना खोलें, उनको बोलिए 2 दिन ये दुकान खोलेंगे, 2 दिन इस साइड की दुकान, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होगा। अब टूरिस्ट का यदि बहुत भीड़ बढ़ जाए, नैनीताल में हमने सुझाव दिया था कि वहाँ के लोगों को कैसे रोका जाए, कैसे रोकना मतलब उनको सबको दिखाना है, लेकिन उनको बताया जाए कि इस टाइम आप आइए और बुकिंग से पहले ऐसे बुक कर लीजिए। तो वो एक कैपेसिटी होती है हर शहर की, तो वो उसी हिसाब से, ऐसा नहीं कि एक दिन तो बहुत सारे लोग आ गए, ओवर क्राउडेड हो गए, दूसरे दिन कोई भी लोग नहीं आया, नहीं, वो नहीं माना जाएगा। मतलब स्मूथली जैसे, तो स्थानीय लोगों को क्या होगा, होम स्टे चलाने का होगा, गाइड बनेंगे उनको। देखिए जो होम स्टे चलाना होता है ना, उसमें डिफरेंट टाइप के खाना बनाने से लेके, वो हॉस्पिटलिटी से लेके, और आपको जो उनके साथ कैब वाले होते हैं, यानी गाड़ी वाले होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, और फिर गाइड हैं, ये सब इकट्ठे मिलती हैं। अब जो महिलाएं हैं, मैंने लेह में देखा था, बहुत सारे काम लेह में महिलाएं भी कर रही हैं। वो अपना वहां पे होम स्टे, टूरिस्ट का वो चीजें चला रही हैं, आइसक्रीम के पार्लर चला रही है, कई चीजें मैंने देखा वहां पे। तो ऐसा क्या है, एक ग्रुप बनाया जाए एनजीओ के थ्रू, तब तो एनजीओ के थ्रू ऐसे ग्रुप बनाया जाए, तो वो उस माध्यम से क्या होगा, पलायन में रुकेगा। अब पलायन दूसरा आदमी क्यों जाएगा, उसको दिल्ली में 25,000 मिल रहा, वहां मान लीजिए 10,000 मिल जाए, तो 10,000 में वो ठीक है, खुश है। तो मेरा कहना ये है कि एक बहुउद्देशीय योजना है, तो इसके बारे में अच्छा, मतलब सब कुछ ये चौमुखी विकास हो सकता है इस एरिया का। जी दोस्तों, स्थानीय युवाओं को गाइड, होम स्टे संचालन और खाद्य सेवाओं में रोजगार मिलेगा। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्थानीय उत्पाद बेच सकेंगी। इससे पलायन रुकेगा और गांव में आर्थिक गति आएगी। रावत जी, पर्यटन की दृष्टि से इसे सफल कैसे बनाया जा सकता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। देखिए, टूरिज्म हमारे पहाड़ की रीढ़ माना गया है, ठीक है, वो मैं मानता हूँ। 10 डिस्ट्रिक्ट पर्यटन के लिए, पर्यटन से रिलेटेड। अब पर्यटन में क्या होता है, अब भाई आप आइए, मतलब एक देवो भव कहते हैं ना, यानी हमारे यहाँ जो मेहमान आता है उसके स्वागत किया जाता है। अब जैसे कि जिम कॉर्बेट के आसपास में बहुत सारे रिजॉर्ट खुले हैं, ये तो वो रिजॉर्ट इतने महंगे हैं, 3,000 5,000 से नीचे कोई रूम नहीं है। तो यहाँ पे हमें इनका ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो मेन क्या है, मेन आपकी सुविधाएं क्या होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप का, लॉजिस्टिक का किस टाइप का हो करके क्या क्या सुविधाएं दी जाए। चकोटिया से रोड, चकोटिया में ही रोड अच्छी नहीं है, और अभी हम पिछले साल ही गए थे वहां पे, DS बिष्ट जी हैं जो और विदेश मंत्रालय से रिटायर्ड है, वो इस ओर काफी ध्यान दे रहे हैं और समन्वय, मतलब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस चीज को। तो हमारी भी बात होती रहती है उनसे। तो भगत सिंह कोश्यारी जी, जो एक्स CM और गवर्नर महाराष्ट्र भी रहे, तो वो जब मैं वहां पहुंच रहा था तो उस समय वो भी वहां से निकल रहे थे। तो लेकिन जो चकोटिया से तड़कताल की जो रोड है ना, उसके बारे में शायद वो बिष्ट जी भी कई बार लिख चुके हैं, उनको भी बताया। उसी खड्डे वाली रोडों से वो भी जा रहे थे, कह रहे थे यार हम गाड़ी अटक जा रही है, खड्डे इतने ज्यादा है। अब क्यों अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से काफी दूरी पे है, अब ये क्यों नहीं वो कर रहे हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। चकोटिया से विकेशन तक की रोड का भी अब कुछ चल रहा है, बता रहे हैं। तो रोडें और पार्किंग सुविधाएं, सड़क अच्छी होनी चाहिए, और आपको सड़क के किनारे किनारे कुछ पार्किंग का आप लीजिए। मैं ये कहता हूँ, जरा सड़क को जगह जगह पे जहां जहां चौड़ी हो सकती है वहां चौड़ी कीजिए, वहां पार्किंग स्पेस डालिए। पार्किंग स्पेस का घंटे वाइज
यानी आवर्स के वाइज, आवर्स है या दिन वाइज जैसे भी करना है, आप उसका पार्किंग का वो लीजिए अमाउंट, मतलब पैसा लीजिए 30 रुपए 50 रुपए पर डे का या घंटे का हिसाब जो भी रखना है वो, और जरा चौड़ी रोड कीजिए किनारे किनारे अच्छी या ऊपर की साइड में। और दूसरी बात, ये व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए और सुविधाएं, जो शौचालय, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि जहाँ मंदिर है मंदिर में भी शौचालय होना चाहिए, मंदिर के बाहर पहले शौचालय हो, वो जरूरी है। अब ये लोगों ने कहा नहीं नहीं यार ये तो दूर रखी है, नहीं, अरे भाई हाथ वाथ धोएंगे या जो भी कोई भी बुजुर्ग आदमी आता है भाई जाना होता है, तो टूरिस्ट आजकल वहीं रुकता है। और खासतौर पे पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, पीने का पानी अच्छा मिले और फिल्टर वाला पानी हो या जैसे भी हो जिस तरह से, या वहां पे प्यूरिफायर वाला एक प्लांट लगा दीजिए, उसी प्लांट से कुछ लोगों को वो भी आजीविका मिलेगी। वहां पे ताल है, ताल के ऊपर उस किनारे एक प्लांट लगा करके वहीं पे नमो ताल के नाम से ही नमो मिनरल वाटर का प्लांट लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और होम स्टे, जो होम स्टे है, होम स्टे भी अच्छे साफ सुथरे, ये वो, मैं कहूँ चीपेस्ट से चीपेस्ट, कोई 500 रुपए वाला भी आता है, कोई 1000 रुपए वाला भी आता है, जैसे जैसे वो कहेगा हमें तड़कताल जाने इतने दूरी से आएंगे। जैसे अब ये कई कई चीजें बनने जा रही हैं, ये रामनगर मरचुला रोड जो बनने जा रही है, मरचुला बिक्केसन रोड, इससे तो आदमी रामनगर से 2 घंटे 2.5 घंटे में, मैक्सिमम 2.5-3 घंटे में वहां तड़कताल पहुंच सकता है। और जो अगली बात है कि भी जो संस्कृति का, जैसे मान लीजिए जिम कॉर्बेट में मैंने देखा है वहां पे शाम को एक प्रोग्राम होता है। मैं भी जब ISTN के टूर पे गया था तो अपने मिनिस्ट्री से, तो वहाँ हम लोग को एक जगह है आदिवासियों की, सापुतारा के आगे एक जगह है, हम सूरत से दमन को गए थे, तो वहां पे उन्होंने सांस्कृतिक प्रोग्राम हमको दिखाए थे आदिवासियों के। तो वैसे हमारे जो फोक डांसेस हैं ये हैं इस तरह के, और जैविक भोजन, यानी वहाँ के मडुआ झुमोरा और कई चीजें इनकी बहुत सारी, मतलब मेडिसिन, ये तो ये खाना खाना नहीं है, मेडिसिन है, पहाड़ी खाना मेडिसिन है। और अच्छा चावल होता है, वो बहुत बढ़िया खुशबू वाला चावल, ये वो कई चीजें होती हैं। तो ये इसका मीनिंग है, ये हम नैनीताल मसूरी ये तो अंग्रेजों ने डेवलप किया है, तो हम तो इसको डेवलप करें, तो ये सभी चीजें, और पर्यावरण को ध्यान में रखना है, ये तो बात जरूरी है। ये जब मैं स्पीच में वहां पे एक जोशी जी है, उन्होंने ये बात बताया था कि जब भी इसको डेवलप किया जाए इसमें पर्यावरण का और लोकल जो कल्चर है उसका ध्यान जरूर रखा जाए, ये बात उनकी सही है। पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय आवश्यक होंगे? देखिए ऐसा है, अब आजकल 4 धाम योजना भी चलेगी, 4 धाम ये चल रही है, अगले साल से रामनगर से जो नया रूट खुल रहा है उससे 4 धाम यात्रा स्टार्ट होगी। उसमें आप 4 धाम की मान लीजिए यहाँ से दो और जुड़ते हैं, यानी हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर, इनके लिए अब ये रूट चकोटिया से जाता है कर्णप्रयाग को गैरसैंण होते हुए, तो ये चकोटिया से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब वहां से उनको पता चले तो वो रुकें, रुकने के बाद वो बोले यार इतना बड़ा ताल है यहाँ पे, तो ये बहुत, तो अब ये देखना क्या पड़ेगा झील का जो जल स्तर है, जल स्तर कितना मेंटेन किया है, इसके बारे में एक मेजरमेंट आया था, हमने मेजरमेंट एक रिपोर्ट बनाई है, तो उसमें इन्होंने बोला कि 33 फीट की कैपेसिटी है इस झील की, जो कि 33 फीट से 35 फीट के बीच में यहाँ पानी को रोका जा सकता है। और जो लंबाई है इसकी 2 से 2.25 किलोमीटर की लंबी झील बन सकती है, और इसमें वाइड में आधा किलोमीटर वाइड, यानी आधा किलोमीटर चौड़ा। तो ऐसा मतलब एक जैविक संरक्षण के तौर पे, अब देखिए कई चीजें होती हैं वहां पे, मैं बहुत चीजें डिटेल से बताऊंगा तो ये बहुत लंबा टाइम चाहिए इसके लिए। अच्छा, प्लास्टिक फ्री जोन है, यानी प्लास्टिक देखिए वो आजकल गंगोत्री में वहां सब जगह प्रॉब्लम आ रही है। एक वीडियो भी आया था, उन्होंने क्या किया, एक प्लास्टिक के ने बैग बना करके दिल्ली को भेज दिया, मुंबई को भेज दिया, कहाँ पार्सल तुम्हारे पार्सल आए, बोला तुम ये पार्सल वहां छोड़ के आए हो, मतलब ये सारे प्लास्टिक की चीजें छोड़ के आए बद्रीनाथ में गंगोत्री में, तो ये सब आपके वहां भेजे जा रहे हैं। बताइए ये कितना बड़ा व्यंग था। तो वैसे वो प्लास्टिक फ्री प्लास्टिक जोन बनाया जाए, प्लास्टिक की चीजें ना बेची जाए तो अच्छी है, और यदि वो तो वो सर्किल वाली वो मतलब उसको रिसाइकिल किया जाए। रिसाइकिल करने से क्या होता है कि वो नई चीज है। जो बायो टॉयलेट्स बनाने की जरूरत है, बायो टॉयलेट्स देखिए वहां पे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपने कभी देखा होगा, इस ओर ध्यान नहीं देते। सुलभ शौचालय वालों की जो
पाठक जी हैं, उनका एक वो था, उन्होंने मैंने उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा सुना था। वो डिफरेंट टाइप के टॉयलेट्स बने होते हैं। तो वैसे ही जैसे आजकल बायो टॉयलेट्स में बहुत सारी चीजें, वो डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें कुछ जीवाणु भी होते हैं, वो उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं। और इस तरह के और कुछ वो ऐसी जगह पे जब ट्रैकिंग पे जाते हैं लोग, तो कुछ गड्ढा सिस्टम करते हैं, उसमें मिट्टी उट्टी भर देते हैं ये। और या ऊर्जा आधारित हो, यानी कि कंपोस्ट से रिलेटेड जो, यानी एक जगह वो हो, सीवेज हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जलाई जा सकती है, ये भी है। और स्थानीय जो जैविक जो अध्ययन है, मतलब उसके बारे में जो वहाँ के जो इंटरनल मामले हैं, वहाँ की जो पर्यावरणीय जो चीजें हैं, उनके बारे में पूरी स्टडी की जाए, तो एक ये मॉडल है, ये सुंदर विकास पर मतलब स्थित रहेगा, तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा बनेगा मॉडल। तो ये सारी चीजें पहले ही, यानी उसको होने से पहले सारी स्टडी हो जानी चाहिए। रावत जी, आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ पर्यटन बढ़ाने से समाधान नहीं होगा, हमें चाहिए प्लास्टिक फ्री जोन, झील का जलस्तर और जैविक जीवन का संरक्षण, बायो टॉयलेट्स और सौर ऊर्जा आधारित सुविधाएं, स्थानीय जैव विविधता का अध्ययन और संवर्धन। यह मॉडल केवल सुंदरता नहीं, सतत विकास का प्रतीक बनेगा। अब रावत जी, चौखोटिया और आसपास के क्षेत्रों के लिए भविष्य की संभावनाएं क्या है? जी, चौखुटिया देखिए, आजकल ब्लॉक भी है, अब तहसील भी बन गया है, तो एसडीएम भी बैठते हैं वहाँ पे। तो एक जगह ऐसी है, आने वाले टाइम में कुछ एयरपोर्ट का भी चल रहा है, बता रहे हैं, कुछ बहुत सारी चीज चल रही है वहाँ पे। तो एक वो चार धाम योजना का इधर से ऑप्शन रूट में एक अच्छा हब बन सकता है, बहुत बढ़िया। और यदि ये पास में झील भी बन गई है, बन जाए, तो ये मतलब एक इको टूरिज्म का एक हब बन जाएगा, बन सकता है। और यहाँ के लोगों को जो स्टार्टअप से रिलेटेड है, स्टार्टअप तो किसी भी चीज का स्टार्टअप हो सकता है। मान लीजिए आप दुकान खोलिए, तो दुकान में अलग, गाइड का भी स्टार्टअप है, और हर चीज स्टार्टअप स्टैंडअप, यानी स्टार्ट कीजिए और फिर स्टार्ट हो जाइए, अपने पाँव पे खड़े हो जाइए। यही प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, विकसित भारत @2047 में। और दूसरा हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड ना देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, पिरूल की चीजें बनती थी, और वो जूट की और बांस की भी चीजें, टोकरिया, वो लोग हैं ही नहीं। अब वो क्या, स्कूलों में भी एजुकेशन नहीं दी जा रही इस टाइप से, और एक इंग्लिश मीडियम की ओर ज्यादा बढ़ावा दे दिया, तो उन्होंने बोला जी ये छोटे छोटे काम नहीं करेंगे। अब होना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अब वहाँ पे ज्वारा भी होता है, मडुआ भी होता है, और वहाँ की जो दालें होती है वो बड़ी अच्छी होती है। और गैद की दाल के बारे में तो बोला गया, स्टोन को गला देती है, वो जो किडनी में स्टोन स्टोन पाए जाते हैं, वो दाल खाते हैं वहाँ लोग, एनर्जी भी अच्छी होती है, और प्रोटीन अच्छा होता है उनमें। और दूसरा वहाँ के चावल के बारे में, खुशबूदार चावल, लाल चावल होता है वो, बहुत बढ़िया। तो सभी चीजें हैं। और जो पानी का जो तड़क ताल में, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हमने स्टडी किया था, तो वहां पे 6 स्रोत हैं, 6 या 7 स्रोत। तड़ाक नदी तो एक है ही, वो तो बहती रहती है, लेकिन जब बरसात के टाइम में वो काफी 6-7 स्रोत एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक महीने के अंदर 70% पानी उसमें जमा हो जाता है। तो पानी बहुत है उसमें, ऐसी बात नहीं है, पानी वो सब निकल जाता है ना रामगंगा में, इसलिए। तो तड़कताल जो नमोताल कहलाएगा, पानी का स्रोत ही नहीं बल्कि पहाड़ की पहचान बन सकता है, नमोताल के रूप में अच्छा डेवलप किया जा सकता है। जी दोस्तों, अगर इस झील का विकास सही ढंग से हुआ, तो चौखोटिया जो एक छोटा ब्लॉक है, आने वाले वर्षों में एक इको टूरिज्म हब बन सकता है। युवाओं के लिए स्टार्टअप, हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग और लोक कला के अवसर मिलेंगे। तड़कताल केवल पानी का स्रोत नहीं बल्कि पहाड़ की पहचान बन सकता है। अब रावत जी, अब तक केंद्र और राज्य सरकारों ने कौन कौन से ठोस कदम उठाए, जरा आप हमारे दर्शकों को भी इस बारे में जानकारी दें। जी, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न पूरा मेरे मन माफिक है, मैं इसके डिटेल में बताता हूँ। मैंने इसकी काफी स्टडी की है, तो मैं आपको मेजरमेंट बता दिया। ये झील बहुत अच्छी झील बन सकती है। नैनीताल झील का कंपैरिजन ये है कि 1.45 किलोमीटर की है, यानी 1.5 किलोमीटर भी पूरी नहीं है। वो अंग्रेजों ने खोज किया था उसे। तो अब ये 2.25 2 किलोमीटर तो पक्का है, 2 किलोमीटर से भी ज्यादा, 3.25 किलोमीटर की संभावित झील है ये। और वाइड आधा किलोमीटर के आसपास है, तो आधा किलोमीटर काफी चौड़ा होता है। और मैंने इसको, इसमें पानी 70% पानी भरा हुआ देखा है,
70% पानी सिर्फ 1 महीने के अंदर भर जाता है। अब इसमें जो राज्य सरकार ने क्या क्या काम किया ये बताया तो 2017 में जो डीएम नितिन भदौरिया थे, आईएएस ऑफिसर, डीएम अल्मोड़ा, उन्होंने पहला विजिट किया था 2017 में। तो किसी ने उनको बताया होगा या माननीय विधायक साहब ने बताया होगा तो कि भाई ये ऐसा ऐसा ये झील है तो आप आइए। वो आए थे तो उन्होंने देखा कि वहां पे झील की संभावित योजना बन सकती है, तो उन्होंने आगे इसकी जो रिपोर्ट बना के मुख्यमंत्री जी को भिजवाई है या सिंचाई पर्यटन विभाग को। तो ये जो भी हुआ है उसके बाद इसमें क्या हुआ कि कोरोना पीरियड से पहले पहले कुछ फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 23 लाख रुपए शायद रिलीज हुए थे। तो वो 23 लाख रुपए एक किसी गाजियाबाद की कोई कंपनी को टेंडर दिया गया था शायद बता रहे हैं। तो उन्होंने उसका कुछ रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट बनाने के बाद फिर वो कोरोना आ गया था। कोरोना में 2 साल बहुत सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो जाके हालांकि जो पब्लिक है ना उत्तराखंड की, काफी बाहर से लोग आए थे, तो उस समय भी ये चला था या कुछ करो, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। तो ठीक है, उसके बाद जो सेकंड विजिट हुआ था ये शायद मुझे लग रहा है मैडम वंदना सिंह जो डीएम अल्मोड़ा रही थी उस समय, उन्होंने भी एक विजिट किया था वहां पे। उन्होंने भी ये कहा था कि इस काम को किया जाए करके। ये 2022 की बात होगी शायद मुझे लग रहा है। और 2023 में हम लोगों ने भी, उससे पहले विनीत तोमर जो डीएम अल्मोड़ा रहे हैं, अभी वो भी चले गए हैं, अभी आलोक पांडे हैं। तो विनीत तोमर जी ने भी विजिट किया था। उस समय झील ऑलमोस्ट मतलब ड्राई थी, कुछ पानी बहुत कम था उसमें, पानी निकल जाता उसमें। मैं आपको बता दूं उसमें एक पानी का जो जितना पानी है वो रोक सकते हैं, उसको बंद नहीं कर पाते, तो वो पानी धीरे 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 निकल जाता है रामगंगा में। रामगंगा आगे बहती है करीब आधे की 1 किलोमीटर की दूरी पे वहां पे। तो वो विनीत तोमर जी ने भी ये बात कही थी। तो हमारा भी उस समय हम केंद्र सरकार की तरफ से टीम लेके गए थे, जल शक्ति मंत्रालय का मैं लेके गया था। तो हम लोग 6 मेंबर्स थे। तो हम लोगों ने वहां पे आजादी का अमृत महोत्सव के एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम था। उसमें सभी मंत्रालय के सभी लोगों को बोला गया था, सभी मंत्रालयों के, कि आप कहीं रिमोट में जाइए और जाकर के रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो हमने वो विजिट किया था, 2 दिन का हमारा विजिट था। तो 2 दिन, और हमारे कोऑर्डिनेटर जो तलकताल झील में, हमने जो तलकताल झील के कोऑर्डिनेटर थे उस समय BS बिष्ट जी, उनसे भी बात की थी। उन्होंने काफी अच्छा आयोजन किया था। मतलब उसमें जनता के प्रतिनिधि भी, MLA साहब भी थे और भूतपूर्व MLA भी थे और इंजीनियर भी थे, सिंचाई विभाग के इंजीनियर भी थे, उनसे काफी बात हुई। तो हमने जो रिपोर्ट सबमिट की वो कल्चर मिनिस्ट्री को हमारी रिपोर्ट चली गई थी कि हमने जो जो बनाया। तो वो रिपोर्ट यदि कोई चाहेगा तो हमारे पास है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है, हमने ये उसका एक भविष्य का एक बोला था कि इसमें रोजगार काफी अच्छा मिल सकता है और काफी चीजें हो सकती है। जो उस दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ था उसमें स्पीचेस काफी हुई थी, तो ये डिटेल बताया गया था। तो लोगों ने बोला था कि हम एग्री हैं, ये मतलब सहमत हैं कि भाई यहाँ जमीन जो है तुम इस ताल को देने के लिए, तड़क ताल को डेवलप किया जाए करके ये बात हुई थी। लेकिन बाद में ये पता चला, मैंने भी अपने मंत्रालय की तरफ से बात किए थे हायर ऑफिसर से, तो हायर ऑफिसर उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया था। हमने ड्राफ्टिंग कर दिया था चीफ सेक्रेटरी महोदय उत्तराखंड को कि भाई आप इसका स्टेटस का बताइए, ये इसमें क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा करके। तो ऐसा हुआ कि वो मामला इसलिए रुक गया। उन्होंने कहा जी उत्तराखंड गवर्नमेंट हमको ये बोले कि इसको डेवलप करो, क्योंकि लैंड जो है, लैंड इशू राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार लिखे कि आप केंद्र सरकार को कि ये आपकी टीम ने यहाँ पे विजिट किया था, प्लीज आप इसको डेवलप कर दीजिए, तो हम फिर वो फंडिंग सारा केंद्र सरकार का होगा। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे दिसंबर में पता लगा, जब मैं BS बिष्ट जी जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने काफी दौड़ भाग की, अभी डीएम भी बदल गए, तो उन्होंने ये एग्री हुआ है, ये सभी सहमत हुए हैं गवर्नमेंट की, जो राज्य सरकार की अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा कि इसको हम झील के रूप में डेवलप करेंगे। उससे पहले
इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट उत्तराखंड का वो इसको हिमालयन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जो देहरादून में है वो उनके साइंटिस्ट को स्टडी कर रहे हैं। तो उनके लिए अभी कुछ पता चला, कुछ पैसा रिलीज हुआ है फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। तो अब उनके 2 चरण में वो स्टडी होगी, उसके बाद डीपीआर तैयार होगी। तो डीपीआर जो बीएस बिष्ट जी उन्होंने कहा है 200 करोड़ के आसपास की डीपीआर तैयार हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जो भूगर्भ शास्त्री जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जियो साइंटिस्ट हैं, वो इस पे पूरी स्टडी करते हैं। वही शायद वो इन्वायरमेंटल एंगल से भी स्टडी कर रहे हैं कि इसमें यदि 2.5 किलोमीटर की झील में पानी भरा जाएगा तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या क्या अफेक्ट, कितने एरिया अफेक्ट हुए, कितने एरिया को फायदा मिलेगा, कितने क्या क्या चीजें, क्या क्या इसमें डीपीआर मतलब एक डीपीआर एक बहुत बड़ा एक रिपोर्ट होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, उसमें सारी चीजें बताई जाती हैं। तो अभी ये स्थिति ये चल रही है कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इसकी स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट फेज की। अब वो बाकी बीएस बिष्ट जी से यदि पता करे या टूरिज्म डिपार्टमेंट जो सतपाल महाराज जी के अंतर्गत है वो ये बताएंगे कि भाई इसमें अभी क्या हो रहा है। इतना हमें ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो मैंने आपको बता दी है। लेकिन इन्होंने केंद्र सरकार को ये डेवलप करने के लिए अभी तक कोई प्रपोजल भेजा नहीं है, जल शक्ति मंत्रालय। जी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो लेकिन अपनी पहचान और पर्यावरण के साथ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ताड़कताल को नमोताल के रूप में देखना गर्व की बात है। वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात हर उत्तराखंडी तक पहुंचे। और अगर आप भी ऐसी चर्चाओं का समर्थन देना चाहते हैं तो उत्तराखंड संवाद 1966 को अभी सब्सक्राइब करें। आज हमने जाना कि ताड़कताल केवल एक प्राकृतिक जलाशय नहीं बल्कि उत्तराखंड की नई उम्मीद है। पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण के बीच संतुलन बैठाकर इस झील को आदर्श बनाया जा सकता है। रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभव ने आज चर्चा की आपके अनुभव ने आज की चर्चा को उपयोगी बनाया। साथियों, अगर गांव जिंदा रहेंगे तो पहाड़ भी जिंदा रहेंगे। नमोताल केवल योजना नहीं, उत्तराखंड के भविष्य की दिशा है। तो चलिए मिलकर इसे सफल बनाएं। जय उत्तराखंड, जय भारत।